स्वागत है। आइए देखिएगा कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा यह जो है 13 देश, यह 13 देशों से होकर गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी जो होता है, देखिए 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी होता है 111 यानी 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होता है। अब देखेंगे कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर कब होते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। किन किन देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, तो आइए देखते हैं आगे। एशिया के जो देश होंगे, भूमध्य रेखा जहां से गुजरती है, एशिया के देश देखेंगे कि एशिया के देश जो है, इस देश में सबसे पहले देखते हैं मालदीव है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद किरबाती, साओटोम है। यह जो देश है पिंसिप यह जो देश है यह एशिया महादेश के देश है। इसके पश्चात दक्षिण अमेरिकी देश से भी जुड़ते हैं और यह देश है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है। अफ्रीका देश, अफ्रीकी से युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, गैबन है। गैबन के बाद कांगो है, कांगो गणराज्य है। और याद रखेंगे हम कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को, याद रखिएगा बहुत ही क्रांतिकारी क्वेश्चन है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। याद रखिएगा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हैंसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। अब देखिएगा कि चीनी यात्री हैंसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। कब किया था? चीनी यात्री हैंसोंग ने भारत का भ्रमण किया। किसके शासनकाल में किया? तो देखिएगा हम कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 एडी में यह भारत आया था। कब भारत आया था? 629 एडी में यह व्यक्ति भारत आता है। लगभग 15 वर्षों तक जो चीनी यात्री हैंसोंग है, यह 15 वर्षों तक भारत में रहता है। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में यह बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में यह बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करता है एवं शिक्षक के रूप में भी काम किया। इसकी यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, हैंसोंग की यात्रा वृत्तांत को CU की कहा जाता है। हैंसोंग की यात्रा वृत्तांत को CU की कहा जाता है। अब देखेंगे CU कहा जाता है। बिंदुसार के दरबार में भी आया था, वह डायनेसियस था। बिंदुसार के दरबार में आने वाला व्यक्ति डायनेसियस, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
मेगास्थनीज, मेगास्थनीज आया था। और आपको ज्ञात होगा इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो आपको गुरु कहे या फिर मंत्री कहे, वह मंत्री चाणक्य, चाणक्य चाणक्य जो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना करी थी। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति, राजनीति से है। तो किसकी राजनीति भैया? मौर्यों की राजनीति, मौर्यों की राजनीति से है। अगला प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? याद रखिएगा कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण, किसने? जयप्रकाश नारायण ने 1979 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने 1974 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, आह्वान किया। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अब एक चीज देखते हैं हम कि सर्वोदय योजना भी प्रारंभ किए थे 1950 में। सर्वोदय योजना 30 जनवरी 1950। देखिएगा सर्वोदय योजना 30 जनवरी 1950 को शुरू किए थे जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना 1950 में 30 जनवरी 1950 को जयप्रकाश नारायण ने शुरू किए थे। और देखिएगा कि 1970 के दशक में इन्होंने एक आंदोलन चलाया और जेपी आंदोलन के तहत, यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया संपूर्ण क्रांति के तहत इंदिरा गांधी को इन्होंने पदच्युत किया, यानी इंदिरा गांधी को पद से हटा दिया। फिर देखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन देखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, या इसे कहें दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 1930। फिर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलनों का आह्वान महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इन सभी आंदोलनों का आह्वान महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो अब देखेंगे हम कि इनका जन्म जो है, यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902। बिहार के जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902, स्थान बिहार की सिताब दियारा में हुआ था। बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। और इन व्यक्ति को इन्हें कहा जाता है लोकनायक कहा जाता है। तो जननायक किसे कहते हैं भैया? जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। किसे? कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। 1999 में इन्हें, यानी जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत, जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नवाजा गया। भारत रत्न जो है, याद रखें हम, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, और याद रखिएगा कि 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। और वह भारत रत्न में
आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके पश्चात डॉक्टर सीवी रमन, अन्य व्यक्ति यानी एक और व्यक्ति थे। इन 3 व्यक्तियों को जो है या 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिएगा ये तीनों को दिया गया। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान कब गाया गया? पहली बार, देखिएगा पहली बार, वाह, राष्ट्रीय गान। देखिए एक और क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान कब गाया गया? बहुत ही लाजवाब प्रश्न आया। देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय गान कब गाया गया? अब देखिएगा बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान कब गाया गया। देखिए तो आपको कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। अब देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो देखेंगे 207। संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 प्रथम बैठक में उपस्थित थे 207। प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखें हम कि अस्थायी इसलिए क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का 2 कार्य था, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा था अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। तो याद रखिएगा कि अंतरिम संसद अर्थात भारत में लोकसभा के जनक कहे जाते हैं या फिर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर को कहा जाता है। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिम संसद के रूप में जब संसद करती थी उसकी अध्यक्षता करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में लोकसभा के जनक जीवी मावलंकर। एक और प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति 7 सदस्य थी और 7 सदस्य प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा किया जा रहा था। याद रखिए हम इस संविधान का कच्चा प्रारूप तैयार करने का कार्य सर बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। सर बी.एन. राव भारत के संविधान के साथ साथ वर्मा के संविधान निर्माण में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल अब देखिएगा कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, सभी जानते हैं। याद रखिएगा उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? याद रखिए हम कि 13 दिसंबर 1946 उस तिथि को यह स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए कि उस तिथि को स्वीकार नहीं करने के पीछे कारण कि M.R. जयकर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। अब देखेंगे हम संविधान सभा का जो गठन होता है वह कैबिनेट मिशन के सुझाव पर होता है और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। तो दोस्तों यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जी एस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ श्रेया जी एस एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।